हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। मैं सुदीप सिंह सिग्मा क्लास में आपका स्वागत है। आइए हम बात करने वाले हैं आज इतिहास की जानकारी को प्राप्त करने वाले स्रोतों के बारे में। वो कौन से स्रोत हैं जिसको हम जानने के बाद इतिहास के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास को जानने के लिए स्रोतों को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहले नंबर में हम धार्मिक साहित्यों को लेते हैं, दूसरे नंबर में हम विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांतों को लेते हैं और तीसरे नंबर में हम पुरातात्विक साक्ष्यों को लेते हैं। तो आइए हम पहले पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में बात करें। पुरातात्विक साक्ष्य को हम कई भागों में विभक्त करके अध्ययन करेंगे। तो पुरातात्विक साक्ष्य के लिए आइए हम उनके भागों के बारे में बताएंगे। पहले नंबर में हम अभिलेख के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि अभिलेख क्या है। दूसरे नंबर में हम बात करेंगे मूर्तियों के बारे में कि मूर्तियों से हमें कैसे जानकारी प्राप्त होती है। तीसरे नंबर में हम बात करेंगे स्मारक और भवन के बारे में, स्मारक और भवन के बारे में। चौथे नंबर में हम बात करेंगे चित्रकला से संबंधित, चौथे नंबर को चित्रकला से संबंधित बात करेंगे। और 5वें नंबर के हम लोग सिक्कों से संबंधित बात करेंगे। तो हमारे इतिहास को जानने के लिए इन चीज़ों की आवश्यकताएं पड़ेंगी। तो आइए हम पहले नंबर अभिलेख से शुरू करते हैं कि अभिलेख क्या है। प्राचीन काल में लिपियों को स्थायी बनाने के लिए जो तत्कालीन राजा रहते थे वो शिलाओं में अंकों को उत्कीर्ण कर देते थे। ऐसी भावनात्मक चित्रात्मक जो चित्र थे उनको उत्कीर्ण कर देते थे, जिनके माध्यम से वो अपने संदेशों को प्रजा तक पहुंचाने का काम करते थे। चूँकि यह दीर्घकाल तक बना रहे इसके लिए वो इन शिलाओं का प्रयोग करते थे। समय के साथ ताम्रपत्र और भोजपत्रों का भी प्रयोग किया जाने लगा। तो आइए हम अभिलेख के बारे में बात करते हैं। तो अभिलेख शिलाओं में उत्कीर्ण प्राचीन कालीन भाषाओं के वो शब्द हैं जो कि किसी राजा द्वारा अपनी प्रजा को निर्देशित करने के लिए या अपनी राज व्यवस्थाओं के वर्णन का उल्लेख किया गया है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं और अभिलेखों में जो तिथियां अंकित थी, जो समय अंकित था, उसके अध्ययन को हम पैलियोग्राफी कहते हैं। सर्वप्रथम जो अभिलेख प्राप्त हुए वो मध्य एशिया के बोगाजगोई से प्राप्त हुए थे और जो सर्वप्रथम अभिलेख पढ़ने में जिन्होंने कामयाबी हासिल किए वो जेम्स प्रिंसेप थे जो 1837 में पढ़ पाए। तो आइए हम प्रमुख अभिलेख और उनके शासक और संबंधित उनके विषय के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि यह अभिलेख कौन कौन सी जानकारी देते हैं और किस राजा से संबंधित हैं। तो पहले नंबर का अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा के भुवनेश्वर जिला के से 3 किलोमीटर दूर लगभग उदयगिरी की पहाड़ियाँ हैं, उसमें गुफाएं हैं जिनमें से हाथी गुम्फा नाम की भी एक गुफा है। उसके दीवालों में भी भाषाओं से, प्राकृत भाषाओं से शब्दों को उत्कीर्ण किया गया है। यह कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कलिंग नरेश खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख के शिलालेखों को उत्कीर्ण करवाए थे। यह शिलालेख खारवेल के शासनकाल की घटनाओं के बारे में जानकारी देता है, उनके बारे में विवरण प्रस्तुत करता है।
आइए हम दूसरे नंबर के अभिलेख की बात करें, एलोह अभिलेख। यह अभिलेख कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। वही पुलकेशिन द्वितीय जो युद्ध में हर्षवर्धन को पराजित किए थे। ये यहाँ पर जो इनका विवरण लिखा गया है कि इस अभिलेख में किसकी जानकारी प्राप्त होती है, वो हर्ष तथा पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। युद्धों का वर्णन किया गया है उस शिलालेख में। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य नरेश थे। फिर है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख, नासिक नाम से स्पष्ट है कि यह महाराष्ट्र के नासिक से प्राप्त हुआ है। यह गौतमी बलश्री, ये 7 वाहिनी शासक थे। यहाँ पे लिखा भी है विशेषताओं में कि 7 वाहनकालीन घटनाओं के विषय में जो जानकारी है, विवरण है, वो इनके शासनकाल में प्राप्त होती है। अब हम चौथे नंबर के अभिलेख के बारे में अध्ययन करेंगे, जूनागढ़ का अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख या इसी को हम गिरनार अभिलेख कहते हैं। यह गुजरात से प्राप्त हुआ है। यह रुद्रदामन से संबंधित है। यह रुद्रदामन के विजयों और उनके व्यक्तित्व के विवरणों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ऐसा कहा जाता है कि रुद्रदामन ने एक नहर का जीर्णोद्धार करवाया था, जिसके लिए उन्होंने अपनी प्रजा से किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया था। तो उस अभिलेख में उसी रुद्रदामन के उपलब्धियों और व्यक्तित्व का भी विवरण प्राप्त होता है। अगले नंबर का अभिलेख प्रयाग स्तंभ अभिलेख है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो इलाहाबाद के कौशाम्बी से, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से प्राप्त हुआ है। यह समुद्रगुप्त के शासनकाल से संबंधित है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के महान प्रतापी राजा थे, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। यह समुद्रगुप्त के विजयों और नीतियों का वर्णन करते हैं। इसमें यह एक प्रशस्ति पत्र है जो हरिसेन द्वारा रचा गया था। वो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। उन्होंने इस जो अभिलेख का निर्माण करवाया था, उन्होंने करवाया था। अगला है मंदसौर अभिलेख। यह मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से प्राप्त किया गया है। इसमें यह मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। मालवा के नरेश यशोवर्मन से संबंधित है और यह उनके सैनिक उपलब्धियों का वर्णन करता है। सैनिक उपलब्धियों, उनके युद्ध कौशल, उनके जो युद्ध से संबंधित रणनीतियों के बारे में जो जानकारी देता है, ये मंदसौर अभिलेख देता है। अगला नंबर है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। भोज से संबंधित है। वहाँ ग्वालियर अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जो जानकारी मिलती है वो किसके बारे में मिलती है? गुर्जर प्रतिहार शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। अगले नंबर की हम बात करें तो है देवपाड़ा अभिलेख। ये देवपाड़ा अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल के शासक विजय सेन से संबंधित है। इसमें विजय सेन के शासन व्यवस्था और उनके राजनीतिक जो प्रशासकीय गतिविधियां हैं उनके बारे में जानकारी दिया जाता है। अगला नंबर है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। ये भी जो स्कंदगुप्त हैं वो गुप्तकालीन शासक हैं। यहाँ पे पहले ऐसा अभिलेख है जिनमें से इनके ऊपर इनके विजय को दर्शाया गया है कि किस प्रकार उन पर विजय प्राप्त किए हैं। तो इस प्रकार हमारे प्रमुख अभिलेख यहाँ पे समाप्त होते हैं। हमने प्रमुख अभिलेखों की चर्चा कर लिया है। अब हम अशोक के जो अभिलेख बचे हुए हैं उनका हम बाद में चर्चा करेंगे। आइए हम दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं, सिक्कों के बारे में।
सिक्के। सिक्कों के बारे में भी हमें प्राचीन कालीन इतिहास के बारे में पता चलता है। सिक्कों के अध्ययन को हम मुद्रा शास्त्र कहते हैं, जिसे इंग्लिश में न्यूमेटिक्स कहते हैं। और हम सिक्कों के बारे में प्राचीन काल में जितने प्रकार के सिक्के चले हैं उनके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। प्राचीन काल में कई प्रकार के सिक्के चले हैं। तांबा का सिक्का चला है, सोने के सिक्के चले हैं, चांदी के सिक्के चले हैं, प्रोटीन के सिक्के चले हैं, प्रोटीन के सिक्के चले हैं, शीशे के सिक्के चले हैं, तो इस प्रकार कई धातुओं के सिक्के यहाँ पे चले हैं। धातु अधातु दोनों के सिक्के यहाँ पे चले हैं। प्राचीन काल में जो सिंधु घाटी सभ्यता का समय था, उस समय धातुओं का उतना उपयोग नहीं किया जाता था, तो उसके लिए वो मुहरों का प्रयोग करते थे। मुहरों का प्रयोग करते थे किसी वस्तु के विनिमय के लिए, जो किसी वस्तु के लेन देन के लिए जिसका प्रयोग करते थे, वो सारे चीज़ें मुद्राएं थी। उसमें जो मुद्राएं थी वो मुद्रा आहत प्रकार की मुद्राएं थी। आहत मुद्रा किसे कहते हैं? ऐसी मुद्रा जिनमें से चित्र अंकित हो, किसी भी प्रकार की तिथि अंकित ना हो, ऐसे चित्र अंकित हों जिन्हें हम पढ़ नहीं सकते हैं, उनको पढ़ पाना असंभव हो, ऐसे सिक्कों को हम आहत सिक्के कहते हैं, या इन्हीं को हम पंचमार्क कहते हैं। जिन सिक्कों के में किसी भी प्रकार की तिथि और किसी भी प्रकार के राजा के बारे में कोई अंकन नहीं है, कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती है, ऐसे सिक्कों को हम आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहते हैं। धीरे धीरे जो समय बीतता गया और सिक्कों का प्रचलन होता गया, मौर्य काल में जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो सोने, चांदी और तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। साथ में मोहरों का भी प्रयोग वहाँ पे मिलता है। मौर्योत्तर काल के बाद भारत के इतिहास में जितने अधिकतम सिक्के प्राप्त हुए हैं वो मौर्योत्तर काल के सिक्के हैं। कुषाण वंश के शासकों के से संबंधित हैं, गुप्त काल से हैं, गुप्तोत्तर काल से संबंधित हैं। तो जो सोने के सिक्के हैं, सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलवाने का जो श्रेय था वो गुप्त वंश के शासकों का है। गुप्त वंश के शासकों ने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलवाए, जबकि सबसे शुद्ध सोने के जो सिक्के चलवाए वो कुषाण वंश के शासकों ने चलवाया था। तो यहाँ पर एक चीज़ याद करने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा सोने के जो सिक्के चलवाए थे वो गुप्त वंश के शासकों ने चलवाया था, और जो सबसे शुद्ध सोने के जो सिक्के चलवाए थे वो कुषाण वंश के शासकों ने चलवाए थे। आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलवाए थे। और यहाँ पे एक बात और जानने वाली है कि जो सिक्के हैं उनमें से तिथियों का अंकन कब से शुरू हुआ, तो और कौन किया? तो जो तिथियों का अंकन है वो हिंद यूनानी शासकों ने चालू किया, और हिंद यूनानी शासकों ने ही सर्वप्रथम अपने सिक्के में तिथियों का अंकन किया। फिर धीरे धीरे समय बढ़ता गया और सिक्कों में राजाओं की मूर्तियां बनने लगी। राजा अपने अपने प्रसिद्धि के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए उसमें अपनी मूर्तियों को उत्कीर्ण करवाने लगे। बाद के सिक्कों में देवी देवताओं की भी मूर्तियां बनने लगी। मौर्य काल से लेके मौर्योत्तर समय में, मौर्य काल के बाद धीरे 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 सिक्कों में परिवर्तन होता गया। सिक्कों के वजन में परिवर्तन होता गया, सिक्कों के क्वालिटीज में परिवर्तन हो गया। जैसे आपने देखा है कि
कुषाण वंश के जो शासक थे वो गुप्त वंश से पहले थे, तो उन्होंने शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए। इसके बाद गुप्त वंश के शासकों ने अधिकतम सोने के सिक्के तो चलवाए, लेकिन कुषाण वंश के शासकों से कम शुद्ध चलवाए। और फिर उसके गुप्त वंश के बाद जो सातवाहन, जो आंध्र सातवाहन थे, उन्होंने तो शीशे के सिक्के चलवाए। तो इस प्रकार ऐसा लगता है इतिहास में कि धीरे धीरे धातुओं की लोगों को वैल्यू समझ में आने लगी थी और उन्होंने धीरे धीरे इसका प्रयोग जो है तो बढ़ाने के लिए उसके मात्राओं में कमी करने लगे और उसको मिश्र धातु के रूप में धीरे धीरे परिवर्तित करने लगे। तो इस प्रकार हमारे सिक्के का टॉपिक समाप्त होता है। अब हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक है भवन एवं स्मारक। तीसरे नंबर का टॉपिक है भवन एवं स्मारक। स्मारक प्राचीन काल के जो भवन थे और स्मारक थे वो जो प्राकृतिक आपदाएं थी उनसे ग्रसित होके वो टीलों के रूप में परिवर्तित हो गए थे। टीलों की खुदाई के बाद इन जो जर्जर भवन और स्मारक हमें प्राप्त हुए या प्राचीन काल के जो भी स्मारक हमें प्राप्त हुए उनसे हमें ऐतिहासिक चीज़ों की जानकारी होने लगी। प्राचीन काल के जो भवन थे, खासकर उत्तर भारत के जो भवन थे, वो नागर शैली से बने हुए थे। उत्तर भारत के जितने मंदिर, मठ और जो विहार बने हुए थे, जो स्तूप बने हुए थे, वो सभी नागर शैली से बने हुए थे। उसमें नागर शैली दिखाई देती थी। दक्षिण भारत के जो भवन और स्मारक प्राप्त हुए वो द्रविड़ शैली पर आधारित थे। द्रविड़ शैली पर आधारित थे और जो मध्य भारत में जो भवन और स्मारक प्राप्त हुए वो बेसर शैली से बने हुए थे। बेसर शैली का मतलब है नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों शैलियों का जो निचोड़ था वो बेसर शैली है। जो दोनों शैलियों का मिश्रित भाग है उसे हम बेसर शैली कहते हैं। बेसर शैली से मध्य भारत के जो मंदिर बने हुए हैं वो बेसर शैली से बने हुए हैं। जावा द्वीप के जो बोरोबुदुर मंदिर है उसमें यह स्पष्ट है कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उस समय किस प्रकार से अत्यधिक प्रचलन था, इसकी जानकारी हमें जावा के बोरोबुदुर मंदिर से प्राप्त होती है। उस समय महायान शाखा चरम पर थी और वह भारत से जावा द्वीप तक पहुंची थी। आइए हम चौथी चीज़ की बात करते हैं मूर्तियों के बारे में। मूर्तियों के बारे में, मूर्तियों से हमें क्या ऐतिहासिक चीज़ों की जानकारी मिलती है। तो जो प्राचीन काल की मूर्तियां हैं उनसे हमें प्राचीन समय के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे हमने मूर्तियों में जो कुषाणकालीन मूर्तियां थी, उस कुषाण काल की मूर्तियों से हमें वैदेशिकता का एक ज्ञान प्राप्त होता है कि किस प्रकार विदेशी लोग मूर्तियों का प्रयोग करते थे। दूसरी तरह हम ये भी बात कर सकते हैं कि कुषाण काल के बाद जो गुप्त काल की मूर्तियां थी उसमें भावनात्मक और चित्रात्मक कलाकारियों में जो समन्वय दिखाई दिया वो किसी मूर्त पर नहीं दिखाई दिया, किसी काल की मूर्त पे नहीं दिखाई गई थी। उनकी भाव भंगिमाएं पूरी तरह से भावनाओं पर आधारित थी और वह मूर्तियों के विकास का चरम काल भी था। आगे हम बात करते हैं 5वें नंबर में है चित्रकला। चित्रकला
चित्रकला। चित्रकला क्या है? गुफाओं, मंदिरों, स्तूपों, विहारों में आदि जो उनके दीवालों पे चित्र बनाए जाते थे उन्हें हम चित्रकला कहते हैं। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, अजंता की गुफाओं में जो चित्र बने हुए हैं वो उन चित्रों से उस समय के जीवन यापन की विधियाँ समझ में आती हैं। जीवन यापन की विधियों का एक ज्ञान होता है, उस समय के बारे में पता चलता है कि सामान्य जो सामाजिक जीवन था वो किस प्रकार था। जैसे माता और शिशु का जो चित्र बनाया गया है, एक मरणासन्न राजकुमारी का जो चित्र बनाया गया है, उन चित्रों के माध्यम से हमें प्राचीन काल के जो सामाजिक व्यवस्था थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोत के आधार पर हमने इतिहास को जान लिया है। अगले वीडियो में धार्मिक ग्रंथों के आधार पर हम इतिहास जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।